दोस्तों, आप सभी को जिस चीज़ का था इंतज़ार, वो घड़ी आज है। कहने का पॉइंट क्या है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग हमें आज शाम को देखने को मिल सकती है। जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो 6:04 है। 5:47 PM शाम को यहाँ पर इसकी डिसेंट शुरू हो सकती है एंड ये 6:04 पे हमें लैंडिंग इसकी देखने को मिल सकती है। तो बहुत ही एक्साइटमेंट है हर जगह ही। डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसरो यहाँ पर भी हमारे देश को पूरी तरह से प्राउड फील करवाएगा। राइट, कल मैंने इनफैक्ट ना एक वीडियो भी बनाई थी जहाँ पर इसरो के जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, क्या उन्होंने रोल प्ले किया, कैसे हम एग्जाम में उनको यूज़ कर सकते हैं। आप वो भी वीडियो जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो। उसी तरह से बात करें देखो ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में भी आप जानते हो, ठीक है ना, कि एक बहुत मेजर मुद्दा बना हुआ है। क्या हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं एंड साथ साथ जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं ला जिनपिंग जो हैं, क्या उनके बीच में मीटिंग होगी या नहीं होगी, क्या उसके बेस के ऊपर हमारा जो एक तरह से पुल बैक है, क्या वो करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ा ही कंसर्न एक बना हुआ है। तो आने वाले दिनों में इसके ऊपर डेफिनेटली आर्टिकल्स आएंगे, उनको हम कवर करते रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने इतना ज़रूर बोला है कि ब्रिक्स एक प्लेटफॉर्म है जो ग्लोबल साउथ की आवाज़ को आगे लेकर आ सकता है एंड विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। ठीक है ना, G20 के अंदर भी हमारी कोशिश थी इसी चीज़ के रिगार्डिंग कि जो ग्लोबल इश्यूज फेस हो रहे हैं कहीं ना कहीं उनको हम आगे लेकर आएँ। ग्लोबल साउथ के जो कंसर्न्स हैं, जो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंसर्न हैं, उनको यहाँ पर हमें आगे लेकर आने पाएँ। ये G20 के अंदर भी इंडिया की कोशिश थी और यहाँ पर भी हमें सेम कोशिश देखती हुई मिल जाती है। तो दोस्तों, आज की डेट है 23 अगस्त 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखो, आज दोपहर ना 3 बजे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जहां पर जो संकल्प 2.0 है, इसकी बैच ओरिएंटेशन आपको देखने को मिलेगी। अब देखो, आज दोपहर 23 अगस्त यानी कि आज दोपहर 1 बजे आप सभी को ओनली आईएएस यूपीएससी चैनल के साथ ज्वाइन कर जाना है। ये पर्टिकुलर चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प मिलेगी कैसे जो यूपीएससी का एग्जाम है उसको आप और बेहतर ढंग से क्रैक कर पाओगे। कहीं ना कहीं क्या आपके इश्यूज आ रहे हैं इस प्रिपरेशन के अंदर, उनको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के अंदर आप प्रोसीड करोगे तो बेहतर ढंग से इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी। ठीक है, तो डेफिनेटली आप 1 बजे दोपहर में इसके साथ जुड़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस कर लेते हैं मेडिटेरियन सी के बारे में। सर, इसके बारे में क्यों जिक्र कर रहे हैं? देखो, एक्चुअल में हो क्या रहा है ना कि मेडिटेरियन सी के अंदर हमें जो बहुत ज़्यादा, एक होती है हीट, एक होती है एक्सट्रीम हीट। यहाँ पर ना एक्सट्रीम हीट वाली सिचुएशन चल रही है आजकल। यहाँ पर आपको अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर वाइल्ड फायर्स आपको देखने को मिल जाती हैं जो मेडिटेरियन सी की आसपास की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। अब सर, इतना हालत बुरी है क्या यहाँ पे? हाँ जी, एक्चुअल में यही हालत है कि वाइल्ड फायर हो गया, लोगों के ज़िंदगियाँ मतलब ना उसके बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर चलो टेम्परेचर बढ़ रहा है, आम इंसान की ज़िंदगी के ऊपर इम्पैक्ट भी समझ आता है, पर यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं मेजरली सी टेम्परेचर की। जो सी का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, इसका क्या कंसर्न हो सकता है? देखो, सी टेम्परेचर से ना कंसर्न बहुत सारे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप लोगों ने एनवायरनमेंट पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने डिस्कस किया होगा कि जैसे ऑक्सीजन हो गया या जो और गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो गैसेज होती है ना, वो कहीं ना कहीं अगर टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होता है, अगर कोल्ड टेम्परेचर होता है, तो वो आसानी से डिजोल्व हो सकती हैं। पर यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर तो वार्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता कि ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया? बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा यहाँ पर ना देखा गया है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, या फिर जो मेडिटेरियन सी के अंदर अभी सिचुएशन है, वहां पर एल्गल ब्लूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना, आप जब जानते हो कि किसी वाटर बॉडी के ऊपर इस तरह से एल्गल ब्लूम एक तरह से बन जाता है, उससे क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल फर्दर कम हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो हमारे फिशेज़ हैं, जो हमारी मेरीन मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं और इस तरह के जो आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो पूरे इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी ज़िंदगी को भी तो काफ़ी मेजर खतरा है ना। इस तरह से पूरे एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग ये काफ़ी मेजर कंसर्न बन चुका है। तो ये तो थोड़ा हमें एनवायरनमेंट के स्टैटिक से पता ही था, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ने से क्या इश्यूज आते हैं। पर साथ में ना थोड़ा मेडिटेरियन सी की हमें लोकेशन भी देख लेनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे अटलांटिक ओशन का ये एक सी हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ध्यान से समझना, ये रहा आपका अटलांटिक ओशियन। और अदरवाइज अगर आप नोटिस करोगे तो मेडिटेरियन सी की ना बहुत सारी कंट्रीज इसको बॉर्डर करती हैं। मैंने इनफैक्ट ना सारी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है ना, मैंने उसको भी यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है ताकि आप उनको पढ़ पाओ। आप नोटिस करोगे कुछ कंट्रीज हैं जो आपकी यूरोप को यहाँ पे करती हैं, बॉर्डर करती हैं, कुछ कंट्रीज एशिया को, कुछ कंट्रीज अफ्रीका को। ये देखो, ये वाला मैप देखो आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि चाहे आप यूरोप की बात कर लीजिए या आप अफ्रीका की बात कर लीजिए या फिर आप जो बाकी मैं बात कर रहा हूँ जैसे एशिया की बात कर लीजिए, जैसे टर्की, सीरिया, लेबनान, इसराइल। यहाँ पे इस साइड पे आपको ये टर्की, सीरिया, लेबनान और इसराइल भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ना पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। क्यों पूछ रहा हूँ?
क्योंकि देखो यूपीएससी ने ना 2017 के अंदर हमसे ये एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, जहां पर उसने बोला कि बताइए इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो यहाँ पर इसको बॉर्डर करती हुई हमें देखने को मिल जाती हैं। तो थोड़ा सा इसको ना स्टडी करना, ठीक है ना, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज में नाम तो नहीं लूंगा, बट आपको ना ये सारी कंट्रीज का एक बार आइडिया जरूर होना चाहिए। मैं थोड़ी सी चीजें आपको और बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली बात तो जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पर आपको इस साइड आपका अटलांटिक ओशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है क्या, ब्लैक सी, ठीक है ना। और ब्लैक सी और हमारा जो मेडिटेरियन सी है उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट कहाँ से होता है, ये होता है यहाँ से कनेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक स्टेट देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक स्टेट है, उसका नाम क्या है, बॉस्फोरस स्टेट, ठीक है सर। बॉस्फोरस स्टेट के बाद ना यहाँ पर एक सी आया, ये लिखा भी हुआ है, ये सी का नाम क्या है, सी ऑफ मरमरा, ठीक है ना। सी ऑफ मरमरा के बाद फिर एक और स्टेट आती है, इसका नाम क्या है, डार्डेनलिस स्टेट, डार्डेनलिस स्टेट। तो ये भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। फिर अकॉर्डिंगली हम कहीं ना कहीं मेडिटेरियन सी में यहाँ पे अकॉर्डिंगली एंटर हो जाते हैं। ये एक सी का भी नाम आप ध्यान रखते हो, ये नाम क्या है, एजियन सी, ठीक है ना। ये तो लोकेशन आपको पता नहीं चाहिए। ये रहा आपका ब्लैक सी, ब्लैक सी के जस्ट बाद आपका बॉस्फोरस स्टेट, बॉस्फोरस स्टेट के बाद सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा के बाद जो स्टेट आई उसका नाम है डार्डनल स्टेट। फिर यहाँ पर आपको एजियन सी देखने को मिल जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आप मेडिटेरियन सी में इस तरह से एंटर हो जाते हो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन आपको पता होनी चाहिए इस मैप के अंदर। यहाँ पर आपको एड्रियाटिक सी की भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये भी ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है। यहाँ पर आपको ये वाला स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आगे अटलांटिक ओशन का यहाँ पे कनेक्ट ये कर देता है। बॉर्डरिंग कंट्री का क्वेश्चन एक बार नहीं 2 बार पूछा गया है यूपीएससी के अंदर। बाकी ब्लैक सी के रिगार्डिंग भी मैंने आपको आई थिंक 2 या 3 दिन पहले ही चर्चा करी थी, ठीक है ना। तो ये सारी कंट्रीज आप देख सकते हो। यूरोप के साथ कौन सा टच होता है, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया। देखो एशिया इधर से आ गया, अफ्रीका आपका इधर से आ गया, और इस साइड आपका यूरोप की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज यहाँ पे टच होती हैं। बाकी आप देख सकते हो, ठीक है। अटलांटिक ओशन हम देख लिया, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर देख लिया, एंड बाकी सारी चीजें भी हम देख ही चुके हैं। तो लोकेशन पर्सपेक्टिव ना मेडिटेरियन का हमेशा हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, इसको स्टडी करना। तभी मैंने ना ये बड़ा वाला मैप आपके पीडीएफ के अंदर अटैच कर दिया। जब आप रिवाइज करोगे अच्छे से रिवाइज आपका हो जाएगा। एंड फिर इसको मुझे नीचे कमेंट्स में आंसर भी बताना कि यहाँ पर कौन कौन सी कंट्री के साथ जो मेडिटेरियन सी है आपका बॉर्डर टच करता है, अकॉर्डिंगली आप इसको समझ जाओगे। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज हंगुल। देखो एक्चुअल में इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर के अंदर देख भी पा रहे हो, इसको बोलते हैं हंगुल। यहाँ पे इसको ना कश्मीर स्टैग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। दरअसल में है क्या ना, जम्मू एंड कश्मीर का ये नेशनल एनिमल है, ठीक है ना। नेशनल एनिमल नहीं, स्टेट एनिमल है, सॉरी, ठीक है ना। स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमें देखने को मिलता है। अभी पता क्या हुआ है, अभी यहाँ पर ना इनका सर्वे हुआ, सर्वे मतलब एक तरह का सेंसस हुआ कि भैया इनकी पॉपुलेशन कितनी है। तो पॉपुलेशन देखा गया कि ना इनकी पॉपुलेशन दरअसल में बड़ी है, तो ये एक अच्छी बात है। पिछली बार 2 साल पहले ना, ये एक्चुअली जो सर्वे होता है या सेंसस होता है ये बाइनियल होता है। बाइनियल मतलब 2 साल बाद। तो पिछला वाला हुआ था 2021 के अंदर, अब हुआ है 2023 के अंदर। तो 2-2 साल बाद इसका सर्वे देखने को इस तरह से मिलता है। पिछली बार इनकी पॉपुलेशन थी 261, तो बढ़ोतरी हुई है इस बार 289 की। तो लगभग ना आप मान के चल सकते हो कि 10% का इंक्रीज है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इस रिपोर्ट के अंदर ना और भी बातें करी गई हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल की पहली बात तो सर्वे करवाया किसने है, ये करवाया गया है आपका जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। इन्होंने मिलकर यहाँ पे ये देखा है कि कैसे कैसे ये चीज कर रही है। पिछले ना 20 साल पहले हम इनका सेंसस करना स्टार्ट किया था। इसके पहले ना इनका सेंसस होता ही नहीं था, तो 2004 में हमने इसको स्टार्ट किया। उस टाइम पॉपुलेशन कम थी, धीरे धीरे बड़ी, बीच में फिर कम भी हुई है। पर ओवरऑल अगर हम देखेंगे ना तो 20 साल के मुकाबले हमारी जो पॉपुलेशन है इसकी 50% इंक्रीज हो चुकी है, जो कि एक अच्छी बात है। 2004 से अगर पहले की बात करें ना तो अच्छी खासी पॉपुलेशन हुआ करती थी हंगुल की, पर हमने अलग अलग कारणों की वजह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल इनकी पोचिंग होती थी, ठीक है ना। हैबिटेट इनका हमने ना तबाह कर दिया था, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो गई थी, लाइफ स्टॉक की ग्रेजिंग हो गया, ठीक है ना। कुछ इकोलॉजिकल थ्रेट्स थे, ये सभी कुछ कारणों की वजह से कहीं ना कहीं इनके कॉरिडोर्स डिस्टर्ब रहते थे हमेशा। तो ये सब कारणों की वजह से इनकी पॉपुलेशन कम होती गई, कम होती गई। अब धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने की, और 10% इंक्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिला है एज पर द रिसेंट जो इनका सेंसस हुआ है। ध्यान रखना ये इंडिया में पाई जाने वाली एकमात्र रेड डियर की ओनली सर्वाइविंग स्पीशी है। आईयूसीएन स्टेटस इनका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। एक यहाँ पर आपका नेशनल पार्क है, या फिर डचीगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोल सकते हो। दरअसल में डचीगम का नाम आया है, डची का मतलब क्या होता है, डची का मतलब होता है 10, गाँव का मतलब होता है विलेजेस, तो इसका नाम वहीं से आया 10 विलेजेस, ठीक है ना। तो 10 विलेजेस नेशनल पार्क या डचीगम नेशनल पार्क हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मेजरली इसको वहीं पे हमें देखा जाता है। एंड जैसा मैंने आपको बताया भी, ये स्टेट एनिमल है किसका, जम्मू एंड कश्मीर का।
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखो गवर्नमेंट ने ना एक स्टडी कंडक्ट करी कि आखिर जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर जिनको बेनिफिशियरीज थे वो कितना बेनिफिट हुआ है इनसे, ये सभी चीज़ों के रिगार्डिंग यहाँ पे इस स्टडी को किया गया। और एक्चुअल में जब ये स्टडी करी गई ना उसके बाद ये पाया गया कि लोग ना एक्चुअली सिलेंडर ले तो ले रहे हैं पर बाद में उसको रिफिल नहीं कराते। समझते हैं आखिर ये चीज़ क्या है। पहली बात तो ये चीज़ है कि इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। कोशिश क्या की गई इसके पर्टिकुलर योजना के थ्रू कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन की जो महिलाएं हैं उनको एलपीजी कनेक्शन, ठीक है ना, आप जानते होंगे ना सिलेंडर मिलते हैं उनको एलपीजी कनेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो इसका फेज 1 था, जो फेज 1 के अंदर हमने 8 करोड़ इस तरह के एलपीजी कनेक्शन की बात करी। उसी तरह से जो फेज 2 था वहां पर हमने 1 करोड़ और एडिशनल एलपीजी कनेक्शन यहाँ पे दिए। तो आज के टाइम के ऊपर ना लगभग 9.5 करोड़ से भी ज्यादा हमारे इसके बेनिफिशियरीज देखने को मिल जाते हैं। सर किस किस को बेनिफिट होता है? देखो बेनिफिट आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपके शेड्यूल कास्ट हाउस होल्ड हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से जो हमने स्कीम एक्सपेंड करी ना उसके अंदर ये भी इंक्लूड कर लिए, जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हो गया, अंत्योदय अन्न योजना के जो बेनिफिशरीज है, टी एंड एक्स गार्डन ट्राइब्स हो गया, फॉरेस्ट डिवेलर्स हो गया, आइलैंड्स और रिवर आइलैंड्स के अंदर जो लोग रहते हैं उनको भी हमने यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। ध्यान रखने वाली बात यह कि यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी गई तो जो भी कनेक्शन होता है ना वो महिला के नाम के ऊपर होता है उस पर्टिकुलर फैमिली के, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या करता था सर, इसके लिए ना देखो हमारी सरकार ना क्या करती थी, कैश असिस्टेंस देती थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 14 किलो वाला सिलेंडर है उसके लिए 1600 रुपये का मतलब उनको कैश असिस्टेंस था, 5 किलो सिलेंडर के लिए 1150 का। उसके बाद एलपीजी रिफिल भी था, ठीक है, जो फर्स्ट एलपीजी रिफिल हो गया और पहला जो स्टोव हो गया ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दिया जाते थे, ठीक है ना। डिपॉजिट भी कोई नहीं करवाना पड़ता था, जो ओएमसी के साथ आपको डिपॉजिट देना पड़ता है ना कुछ, तो वो भी ऐसा कुछ नहीं था। तो ये सारे कुछ कुछ बेनिफिट्स थे, ठीक है। ऊपर से सरकार इस तरह सब्सिडी वगैरह भी देती थी, 200 रुपए की सब्सिडी फॉर 12 रिफिल्स। पर जो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने ऐसा पाया है ना कि हाँ पहले सिलेंडर मिल गया या स्टोव, ये सारी चीज़ें जो फ्री में मिल रही थी, फर्स्ट एलपीजी रिफिल हो गया, ये सारी चीज़ें इनको मिल जाती थी। पर उसके बाद ना लोग क्या करते थे, लोग उसके बाद उसको कंटिन्यू नहीं करते थे। कहने का मतलब क्या, दोबारा उसको रिफिल नहीं कराया, एक बार सिलेंडर खत्म, अब पता है कि पैसे पे करने पड़ेंगे तो अब उन्होंने बंद कर दिया है। ये यहाँ पर इस रिपोर्ट ने कंसर्न यहाँ पर जाहिर किया है, ठीक है ना। अब इस रिपोर्ट ने चलो ये तो बता दिया कि कुछ कंसर्न्स थे पर कुछ इसके बेनिफिट्स भी हमें देखने को मिले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नोटिस करोगे ना कुछ स्टेट्स है हमारी, गोवा, कर्नाटका, केरला, उत्तराखंड, यहाँ पर ना ये जो स्कीम्स है इन्होंने अच्छे से काम किया एंड कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला है वहां पर जो महिलाओं का सशक्तिकरण था वो भी हुआ है। जैसे जो हमारा जेंडर गैप इंडेक्स आता है ना, तो जेंडर गैप वगैरह के अंदर देखा गया कि इन पर्टिकुलर स्टेट्स ने जेंडर गैप को कम करने के अंदर एक अच्छा काम किया है। कहीं ना कहीं महिलाओं की जब क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, क्योंकि देखो अगर घर में धुआं वगैरह होगा तो महिला ही सबसे ज्यादा सफर करती है, पर एलपीजी कनेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं वो जो हम चाहते थे महिला की जो लाइफ है वो बेहतर हुई है, ऐसा इस रिपोर्ट ने ये भी पाया है। तो दोनों चीजें बातें करी हैं इस रिपोर्ट ने, पॉजिटिव्स भी बताए हैं बट कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन थोड़ी और बेहतर हो सकती थी कि एक बार उन्होंने सिलेंडर लिया तो आगे उसको आदत को कंटिन्यू करें, ना कि वो किसी वापस से उसी चीज में चले जाएं, ठीक है। तो आई होप ये इस पर्टिकुलर स्कीम भी आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, कोठारी रिवर पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसकी ना लोकेशन हमें जाननी है। एक्चुअल में क्या था ना कि ये बोला गया था कि इस रिवर के अंदर कोई सीवेज, अनट्रीटेड सीवेज यहाँ पे नहीं डाला जाएगा, पर अभी भी ऐसा देखा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर रिवर के अंदर अनट्रीटेड सीवेज हमें देखने को मिल जाता है। तो समझो ये कोठारी रिवर है कहाँ पे। देखो ये कोठारी रिवर आपको कहाँ देखने को मिलेगी, आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी। आप भीलवाड़ा के बारे में जानते होंगे ना, तो जो भीलवाड़ा है वो इस पर्टिकुलर नदी के ऊपर डिपेंडेंट है क्या दरअसल में अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर ना ये रही आपकी बनास रिवर, ठीक है ना। तो दरअसल में जो आपकी कोठारी रिवर है वो इसी रिवर की एक तरह से ट्रिब्यूटरी है, वो यहीं पर अपना पानी लेकर आती है, ठीक है ना, बनास रिवर को ज्वाइन कर जाती है, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली वो बनास रिवर जाके किसको ज्वाइन करती है, आपके चंबल रिवर को, फिर चंबल रिवर आपकी यमुना रिवर को ज्वाइन कर जाती है, फिर लास्टली वो जाके गंगा जी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कोठारी रिवर अपना पानी किस में जाके मिला रही है, बनास के अंदर। बनास कहाँ जा रही है, इंडियन चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है, चंबल रिवर आगे जाके यमुना में मिल जाती है, यमुना आगे जाके गंगा जी में मिल जाती है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा था वो मेजा डैम के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है, ठीक है ना, जो कि कोठारी रिवर के ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ये रिवर जो है अरावली हिल से शुरू होती है नियर देवगढ़ इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कोठारी रिवर की रिगार्डिंग, इसकी एक्चुअली लोकेशन और कैसे कैसे ये मूव करती है, ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट थी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रेसिप्रोकल टैक्स। देखो ये ना थोड़ा संडे को आई थी न्यूज़ तो मिस हो गई थी, तो मैंने सोचा आज का कर दूं इसको। हुआ क्या है, जो
यूएस के प्रेसिडेंट थे पहले, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प, जिनका 2016 से लेकर 2020 तक का जो कार्यकाल था, उन्होंने, अब देखो वो दोबारा इलेक्शंस लड़ने वाले हैं, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि दोबारा इलेक्शंस 2024 वाले जो होंगे उसमें लड़ सकते हैं। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बोल दिया कि इंडिया को वो रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे अगर वो 2024 में री इलेक्ट हो जाते हैं। देखो जब डोनाल्ड ट्रम्प थे ना, तो बहुत सारे इन्होंने इंडिया के साथ अच्छे काम भी किए, पर कुछ इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें ना, तो इन्होंने थोड़ा इंडिया को मतलब हिट भी किया। कैसे हिट किया? जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारा होता था जीएसपी के नाम से। जीएसपी क्या है सर? जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। इसके अंदर पता क्या होता था? इसके अंदर इंडिया को कुछ बेनिफिट्स मिलते थे। काफी सारे हमारे जो प्रोडक्ट्स थे, काफी सारे हमारे जो प्रोडक्ट्स थे उनको ड्यूटी फ्री कुछ कंट्रीज के अंदर लेकर आया जाता था, पर इंडिया को इससे बाहर कर दिया गया जीएसपी से। इंडिया को बहुत बेनिफिट होता था जीएसपी रेजीम का। तो ये चीज उसके उनके टाइम के ऊपर हुई। इसके साथ में इन्होंने अब बात करी है किस चीज की? रेसिप्रोकल टैक्स की। इसके अंदर इन्होंने पता क्या बोला कि इंडिया से लेट से कोई सामान है, इंडिया से जब कोई सामान जाता है यूएसए के अंदर, ठीक है ना, तो उसके ऊपर बहुत ही कम ड्यूटी लगती है। पर यूएसए से कोई सामान अगर इंडिया की तरफ आता है तो इंडिया उसके ऊपर बहुत ज्यादा ड्यूटी लगा देता है कि नहीं? तो इन्होंने बोला है कि अगर कल को ऐसा रहा ना, तो हम भी क्या करेंगे? रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। कहने का मतलब क्या कि अगर इंडिया से सामान कोई इंडिया कोई बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहा है किस चीज के ऊपर, बहुत ड्यूटी लगा रहा है, तो अगर इंडिया से कोई सामान आएगा ना, तो यूएसए भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा ड्यूटी लगाएगा। अब आप खुद सोचो कि इंडिया को कोई सामान गया यूएसए, यूएसए ने उसके ऊपर लगा दी बहुत सारी ड्यूटी, तो क्या उनका प्रोडक्ट, हमारा जो क्या इंडिया का प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव रहा? नहीं रहा, क्योंकि इंडिया का सामान हो जाएगा महंगा, तो लोग वहां पर उस महंगे सामान को खरीदेंगे नहीं। तो इस तरह से इन्होंने बोला है कि आप जो मर्जी बोलना चाहो, इंडिया ना एक्चुअल में बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है जब वो यूएसए से ट्रेड करता है। होता क्या है ना, इंडिया अपना सामान यूएस में बहुत ज्यादा भेजता है, और इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है यूएसए के साथ, पर यूएसए का उतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं है इंडिया के साथ। तो बेनिफिट किसको होता है इस पर्टिकुलर, जब इंडिया से यूएस ट्रेड होता है, इंडिया को बेनिफिट होता है। तो इन्होंने ऐसा, ट्रंप जी ने बोला है कि अगर कल को ऐसा होता है, अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं कल को, तो कुछ ना कुछ ये टैक्सेस के अंदर चेंज करेंगे, ड्यूटीज के अंदर ये बदलाव करेंगे कि कितना चार्ज यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल टैक्स। अगर इंडिया ज्यादा ड्यूटी लगाएगा तो यूएस से भी ज्यादा ड्यूटी लगाएगा इंडिया के ऊपर, ऐसा इनका यहाँ पे बोलना है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ई गवर्नेंस डिलीवरी रिपोर्ट। देखो पहली बात तो ये समझो कि आखिर ये रिपोर्ट को रिलीज किसने किया है। आप जानते होंगे ना, हमारे पास एक मिनिस्ट्री है। कौन सी मिनिस्ट्री सर? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, मैंने पहले भी बताया था, 2-3 दिन पहले की बात है, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन। ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आप समझते हो, कैसे कैसे कहीं ना कहीं हमारे ना रिफॉर्म्स लेके आने हैं हमारे जो गवर्नेंस सिस्टम के अंदर, और लोगों की जो शिकायतें हैं उनको कैसे हमें सुझाना है, कैसे उनको ठीक करना है, उसके रिगार्डिंग ये डिपार्टमेंट है। इसके द्वारा एक रिपोर्ट आई है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट, कैसे कैसे हमने क्या क्या काम किया। तो इंपॉर्टेंट ना दरअसल में इसमें यही है मेजरली कि कौन इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। बाकी तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ना एक्चुअल में मैं रिपोर्ट के थ्रू जा रहा था, तो उन्होंने कुछ चीज़ें बता रखी हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल टूरिज्म सेक्टर की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर लगभग 21 स्टेट्स या यूटीज जो मैंडेटरी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करती हैं, तो वहाँ पर उन्होंने सैचुरेशन लेवल की बात करी है। इसी तरह से एनवायरमेंट सेक्टर के अंदर उन्होंने बात करी है सैचुरेशन लेवल की। तो इतना हमें उस डिटेल में नहीं जाना कि किस चीज़ में कितनी सैचुरेशन है, बट इंपॉर्टेंट था कि इस रिपोर्ट को आखिर रिलीज कौन करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे मेन्स के लिए लगी ना, कि इन्होंने यहाँ पर ना इस रिपोर्ट के अंदर कुछ बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में मेंशन किया हुआ है। जैसे एजुकेशन की ना बहुत बात हुई है इस रिपोर्ट के अंदर, तो उन्होंने बात करी है कि गुजरात की गवर्नमेंट ने जी शाला को डेवलप किया है, जिसका मतलब क्या है? गुजरात स्टूडेंट होलिस्टिक अडेप्टिव लर्निंग। इस तरह से ना इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। आप जानते होंगे ना, मेंस के अंदर आप कुछ केस स्टडीज मेंशन करते हो, और ई गवर्नेंस तो हमारे जीएनएस स्टडीज पेपर 2 का अच्छे से कंपोनेंट भी है। तो वहां पर ना आप इसको, इनमें से कुछ बेस्ट प्रैक्टिस का अपने आंसर के अंदर जिक्र कर सकते हो। इन अच्छी प्रैक्टिसेस का या केस स्टडीज का जिक्र करोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कुछ ब्राउनी पॉइंट्स मिल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नागालैंड की गवर्नमेंट ने कॉमन स्कॉलरशिप पोर्टल बनाया है, जिसके बेस के ऊपर जितनी भी स्टेट स्कॉलरशिप्स हैं वो आपको एक ही जगह पे देखने को मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश की सरकार है, उन्होंने पहली बार क्या किया है, मतलब पहली स्टेट बनी है कंट्री के अंदर जिन्होंने पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम यूज किया है 100% सीट अलॉटमेंट के लिए थ्रू राइट टू एजुकेशन पोर्टल। तो इस तरह के कुछ अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे अपने मेंस आंसर के अंदर डेफिनेटली आप लिख सकते हो। तो ये था आज का डिस्कशन। इन डिस्कशन के बेस के ऊपर मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, इनका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो सवाल पूछे थे उनका क्विकली एक बार आंसर बताता हूँ। मेगालिथ की अगर हम बात करें, तो क्या यहाँ पर अभी भी कुछ कल्चर्स के अंदर देखने को मिलता है, जैसे गॉन्ड्स हो गया, खासी हो गया, बिल्कुल करेक्ट बात है। दूसरा करें जूट, क्या यहाँ पे ब्लैक सॉइल चाहिए? नहीं, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हमें अलूवियल सॉइल देखने को मिलती है, क्योंकि आप जानते हो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में ये हमें देखने को मिल जाती है। एआईएफ की बात करें तो कंपनी के थ्रू, एलएलपी के थ्रू इसको स्टैब्लिश किया जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। गेबॉन क्या एक लैंडलॉक्ड कंट्री है? बिल्कुल फॉल्स है।
ठीक है, हमने देखा था ना साउथ अटलांटिक ओशन के साथ इसका हमें कनेक्ट देखने को मिलता है, तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। अगर आपको आज की लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।